24/7। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लास्ट हमने पढ़ लिया था अपना अवनीश देखना नहीं रहने दो, मत करो। लास्ट बेटा हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके, जाओ तो ठीक है। सो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। बेटा शॉक थेरेपी का मतलब क्या था? तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप फ्रॉम, बेटा जैसे ही ना शॉक थेरेपी का सिंपल मतलब है, रीड करके नहीं बता रही, पहले बता देती हूँ आपको। शॉक थेरेपी का मतलब है कि ये जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था, इससे किस में कन्वर्ट हो गया? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और ये कौन सी कंट्रीज कन्वर्ट हो गया? अचानक से क्या हो गया? ये कन्वर्जन कैसे हो गया? जैसे कि हमने देखा कि 1991 के अंदर में यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जिसके रीजंस हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी का मतलब है ये जो हमारी रशिया थी, हमारा सेंट्रल एशिया था और ईस्ट यूरोप था, ये अथॉरिटेटिव जो सोशलिस्ट सिस्टम था उससे किस में कन्वर्ट हो गए थे? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के में कन्वर्ट हो गए थे, जो जिसको हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जिसको आप क्या बोलते हो? शॉक थेरेपी। मतलब ऐसी थेरेपी जो कि बहुत ज्यादा शॉक में थी, which means कि भैया अथॉरिटेटिव तो था ही पहले से ही सिस्टम से, सोशलिस्ट सिस्टम अथॉरिटेटिव सिस्टम था ही, जो कि कन्वर्ट किस में हो गया था? कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो गया था, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वाज ड्यू टू कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। क्यों हुआ था? रीजन क्या था? इसका मतलब क्या था? क्यों हुआ? भैया ये इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा कम्युनिज्म जो है ना कोलैप्स हो गया था। कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया था मतलब आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि जो यूएसएसआर जो थी, जो कम्युनिज्म और सोशलिस्ट जैसी आइडियोलॉजी पे जो काम कर रही थी, वर्क कर रही थी, वो क्या हो गया था? कोलैप्स हो गया था उसका। There was a need to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during Soviet period. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. It also involved a breakup of existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. अब सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज थी, ये जो हम बोल रहे हैं 15 कंट्रीज का पूरा मिला के हमारे सोवियत ब्लॉक, दैट मींस यूएसएसआर बन रहा है, इनका भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में भैया ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो जैसे ही कोलैप्स हुआ सारा का सारा, क्योंकि नाम अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ किसी दूसरी कंट्री के साथ में, तो वो दूसरी कंट्री के साथ में अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो वो नाम किसका है? यूएसएसआर के साथ की कंट्रीज है ये। तो अब तो भैया यूएसएसआर की कंट्रीज खत्म ना, तो कुछ नहीं बचा ना, सब अलग अलग हो गया। कौन क्या उन्होंने अडॉप्ट कर लिया? भैया कैपिटलिस्ट सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उनकी चॉइस, ठीक है, उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। तो अब ट्रेड वेड व्यापार भैया गया, ब्रेकअप हो गया बिल्कुल व्यापार का, इन सब के साथ में ट्रेडिंग का कुछ नहीं बचा। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जैसे कि शॉक थेरेपी हुआ था, शॉक थेरेपी के अंदर में बेटा हमने देखा था कि इकोनॉमीज में भी उनके चेंज आया, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई डिफरेंट कंट्रीज की, डिफरेंट कंट्रीज मतलब जो यूएसआर की कंट्रीज थी, टूट गया, खत्म है ना, कोलैप्स हो गया। तो ड्रास्टिक चेंज भी आया उनकी इकोनॉमीज के अंदर में, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली नोन एज शॉक थेरेपी। बेटा आपका ना क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी पे, क्या आएगा? व्हाट इज शॉक थेरेपी और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो अब शॉक थेरेपी के अंदर में अगर आपको लिखा है ना, आप यहाँ से लेकर, ठीक है, हाँ, आप ना ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ना यहाँ तक में कि इज नोन एज शॉक थेरेपी तक आप लिख देना। उसके बाद में जब कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो कि मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, तो आप वहां पर लिख सकते हो वो वाले, ठीक है, ओके। Now move to consequences of shock therapy. शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बच्चे देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस का ना मतलब क्या होता है कि भैया ठीक है, अब ये कोलैप्स हो गया, इसके बाद में व्हाट क्या होगा, क्या परिणाम क्या निकला, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हाँ मतलब सोशलिस्ट यूनियन, सोवियत यूनियन जो है वो क्या हो गया, उसका कोलैप्स हो गया, उसके हमने डिसइंटीग्रेशन के बाद में कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए। अबे शॉक थेरेपी तो हुई, ये ट्रांजिशन जो हुआ अथॉरिटेटिव से किसमें, डेमोक्रेटिक वाले में ट्रांजिशन हुआ, तो उसके बाद में होने के बाद में ऐसा क्या हुआ, सब उसके परिणाम क्या निकले, हमने तो बोल दिया, हो गया, ठीक है। द शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin to these economies and disaster upon the people of the intelligent। भाई से पूरी तरीके से बर्बादी आ चुकी थी, वैसे तो मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजीएस्ट वर्ड में मैं समझूंगी, तो बर्बादी फैल चुकी थी, इकोनॉमिक्स तो उनकी बिल्कुल ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, और डिजास्टर तो लोगों के बीच में था ही था। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed। भैया रशिया के अंदर में जो अच्छे खासे इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी
वो भी कोलैप्स हो चुकी थी। एज अबाउट 90% ऑफ, भैया 90% इंडस्ट्री, समझ रहे हो आप, मतलब 100% में से 90% इंडस्ट्रीज जो थी उनको करते, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया ऐसे ही, मतलब बांट दिया कि ले लो, मतलब बांटा ऐसे नहीं, फ्री में नहीं दिया, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गेराज सेल इन द हिस्ट्री, एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड अवे एट थ्रोन अवे इन प्राइसेस। मतलब कि मान लो कि अगर मैं कोई बोल रही हूं, एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक इंडस्ट्री जो है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ 1-1.5 लाख की ऐसे करके उसमें सब कुछ मिल रहा है। 1-1.5 लाख तो मैं बेटा बहुत कम बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा कम बता रही हूँ, बट स्टिल मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट नंबर्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 1-1.5 लाख है तो उसको ऐसे किसमें भेज दिया, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे में भेज दिया, ठीक है। ये जो सेल लगी थी ना, इसको क्या बोला गया था, लार्जेस्ट गेराज सेल बोला गया था इन द हिस्ट्री। मतलब क्यों बोला गया था, क्योंकि जो इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्री जो थी ना, इनको ऐसे ही अंडर वैल्यूड, ऐसे थ्रोन अवे इन प्राइस में बेचा जा रहा है। क्यों बेचने ऐसे ही, मतलब किसी बेटा जो दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे ना, मान लो ये मेरी बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, मैंने इस पूरी सी बड़ी सी कंपनी जो है मेरी, तो मेरा कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब मैं इस इंडस्ट्रीज को ना सेल में डाल दूंगी, तो भैया इतने ऐसे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को ऐसे अंडर वैल्यूड प्राइसेस में बेचा जा रहा है। वो जो था इसका एक कॉन्सिक्वेंस निकला था, इसका हमारे दाग प्यारा शॉक थेरेपी, प्यारा तो शॉक थेरेपी नहीं था बट द शॉक थेरेपी, ठीक है। The value of Russian currency ruble declined dramatically. People lost all their savings due to high rates of inflation. मेरे पेपर में भी आया था। हाँ, because बहुत easy है ये, ठीक है। तो बेसिकली जो रशियन करेंसी जो थी रूबल, ये भी भैया इसके डिक्लाइन हो चुका था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन मतलब भैया महंगाई बढ़ती जा रही थी। बेटा देखो, इकोनॉमी जब पूरी तरह से बर्बाद होती है ना, तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना प्रोडक्शन भी कम हो रहा होता है वैसे, क्योंकि भैया आप इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कोई चीज कम है तो उसके प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ेंगे ही। वहां पर ऐसे ही हुआ, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था ना, वो काफी ज्यादा हाई हो गया। लोगों की जो सेविंग जो बची कुछ जो पैसे वैसे जो उन्होंने बचा के रखे भी थे, वो भी क्या हो गया, वो भी खत्म। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर was systematically destroyed. The government withdrew subsidies, which pushed large section of people into poverty. The middle classes were pushed to periphery of society. भाई साहब क्या हो गया था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्या होगा मतलब कि भैया इतनी बुरी तरीके से सिस्टम पूरा का पूरा सोशल जो वेलफेयर हमारा जो सोशल सिस्टम है तो खराब हो गया था, ठीक है। उसके बाद से जो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी लोगों को दे रही थी, वो भी उन्होंने वापस ले ली, जिसकी वजह से लोग और गरीब हो गए, ठीक है। मिडिल क्लास लोग जो है वो भी धीरे धीरे करके गरीब होते जा रहे हैं। यही परेशानी वहां पर हो रही थी। तो शॉक थेरेपी के रीजंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो थे, वो ये आया कि शॉक थेरेपी के अंदर में ऐसा हुआ। अब माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यूज डिस्पैरिटीज, ठीक है। अब देखो बेटा, चाहे सच्चाई से मैं नहीं भाग सकती, ना भाग सकते, कोई भी नहीं भाग सकता, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन जैसे जो आइडियोलॉजीज होती है या फिर कैपिटलिस्ट जैसी जो होती है, बात एक ही है, ठीक है ना। ओपन मार्केट है, इसके अंदर में क्या रिच पुअर वाला सीन होता है, ठीक है ना। स्किल बेस्ड सारी चीजें होती हैं, जो भैया जो तेज है उसने कमा लिया, उसने रिच कर लिया, मतलब अच्छा कर लिया, रिच हो गया, पुअर वाला पुअर ही रह जाता है बेसिकली। तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होगा था, न्यू डिस्पैरिटीज, मतलब कि ना रिच रिचर हो गया था, पुअर पुअर होता है, ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि भैया सिस्टम तो कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो चुका था ना। ये सीन हुआ। और माफिया भी जो था ना बेटा, छोटे माफियाज देखते हैं ना, हमें पता है माफियाज क्या होते हैं, गुंडे मवाली टाइप समथिंग, ठीक है। तो वहां पे जो माफियाज थे ना, वो इस तरह से इमर्ज होने लग गए थे, और वो क्या करने लगे थे, छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करने लग गए थे, ठीक है। दिस वाज द अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी। जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि हाँ, इंस्टीट्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सॉरी रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ठीक है ना, और उसको मतलब बेटर हमको देंगे, हम मतलब जो यूएसआर के जो लीडर्स थे, जैसे कि मिखेन गोर्बाचेव, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था कि हम इंस्टीट्यूशंस को भैया पहले से बेटर करेंगे। तो उतनी अटेंशन अब दी कहाँ गई, तो हो गया ना, तो कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो गया ना, हमारा कोई यूएसआर या सोशलिस्ट वाला ऐसा कोई सिस्टम रहा नहीं है ना, छोड़ो फिर आगे बढ़ो। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2010। अब बेटा एक क्वेश्चन भी क्या आता है कि अब इन ये वाली जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव बैक करा। तो जो रशिया था, इसने तो अपनी इकोनॉमी को 2000 के अंदर में रिवाइव करना, मतलब हम बोलेंगे ना कि इतने टाइम तक आता थे, रातों रात तो बेटा रिवाइव नहीं हो जाएगा ना इकोनॉमी के अंदर में, इट टेक टाइम्स, है ना, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो 10 years after their independence, the reason for the revival was the export of natural gases like oil, natural resources, natural gases and minerals. अब ये natural resources, natural gases और minerals जो है बेटा, कुछ हम बोलेंगे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या था, उन्होंने अपनी इकोनॉमी में रिवाइव किया, ठीक है। कूल, क्लियर है, ओके, डन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। तो
बच्चे अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि शॉक थेरेपी एंड ऑल इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए. नाउ मूव टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि बेटा ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में ना हम बेसिकली वो वाले एरियाज पढ़ेंगे, वो वाले रीजन्स पढ़ेंगे, वो वाली कंट्रीज है, वो वाले प्रोविंसेस पढ़ेंगे बेसिकली, जहाँ पे क्या था कि ना मतलब टूटने के बाद में भी मतलब यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में भी क्या थी प्रॉब्लम्स थी. कोई कोई एरिया जैसे जहाँ पे सिविल वॉर, छोटी मोटी वॉर्स होती है ना, वो सब हो रखी थी. देखो बेटा बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इन नोट्स के थ्रू अगर आप देखोगे तो जनरली जो होता है ना क्वेश्चन इस वाले में आता है. तो मैं आपको बताती हूँ. There were tension and conflict in most of the former Soviet republics and many have had civil wars and insurgencies. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे, ठीक है, उसके बाद में क्या था उनके अंदर में ना भैया प्रॉब्लम्स और टेंशंस वगैरह ये सब चल रही थी. रशिया के अंदर में दो रिपब्लिक्स थे, कौन से, चचन्ना एंड दागिस्तान. उनके अंदर में वायलेंट सक्सेशन मूवमेंट हुआ था. वहाँ पे बेसिकली मूवमेंट्स चल रहे थे बहुत बुरी तरह, मतलब लड़ाइयाँ समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके कुछ हो रहा था. बेटा आपका ना सिंपल से क्वेश्चन आता है कि कौन से दो एरियाज थे जहाँ पे वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था. तो वो आप कौन सा बता दोगे, चचन्ना एंड दागिस्तान. वैसे तो जनरली अभी तक में मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अकॉर्डिंग टू मी, तो उसके अंदर में ज्यादातर मैंने ये वाला करके आता है क्वेश्चन. अदर्स जो है इनका इतना नहीं आया है, ठीक है, लेकिन अगर आता है 1 मार्कर में तो इस पे बन के आ जाता है. ठीक है, ओके. उसके बाद तजाकिस्तान विटनेस्ड द सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years till 2001. The regions had many sectarian conflicts. तजाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज्यादा सिविल वॉर रही थी, 2001 तक चली थी, 10 साल तक चली थी बेसिकली सिविल वॉर जो है, और रीजन्स के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए थे. सेंट्रल एशिया भी जो था एक कंपटीशन बन गया था पावर्स के बीच में और ऑयल कंपनीज के बीच में. आउटसाइड पावर दूसरी जो बाहर की दूसरी पावर्स है उसके, और ऑयल कंपनीज के बीच में सेंट्रल एशिया के अंदर में भी प्रॉब्लम थी. चेकोस्लोवाकिया जो भी था, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन बनता है इससे. चेकोस्लोवाकिया वो भी किसमें डिवाइड हो गया था, दो में, चेक्स एंड स्लोवाक्स में, 10 फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज. चेक्स अलग, स्लोवाक्स अलग, अपने इंडिपेंडेंट कंट्री बनते हैं. ठीक है, ये 1 मार्कर में बेटा याद कर लेना बस. 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कभी कभार. ठीक है, तो बेसिकली यूगोस्लाविया ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना. ठीक है, डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. इसने क्या करा था, इन वाली जो डिफरेंट यूगोस्लाविया डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था, इसने क्या करा था कि अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता. बच्चे देखो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, इनकी एक बार ना इन सब की प्रोनाउंसिएशन सर्च कर लेना. मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी, लेकिन आप एक बार सर्च जरूर कर लेना प्रोनाउंसिएशन इनकी. ठीक है, ताकि आपको और क्लियरेंस मिल जाए. क्लियर? ठीक है, तो ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं, बट इतना ही है और इतना ही. ठीक है, इंडिया एंड मैं बस इतना, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. ठीक है, सो आवर लास्ट टॉपिक इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री. बेटा इसके अलावा जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल में हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं आज. ठीक है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. अब इंडिया के बाद में जो और जो कंट्रीज आई हैं, ठीक है, अब इनके साथ में रिलेशंस कैसे रहे हैं ये भी हम यहीं पर ही पढ़ेंगे. तो India maintain a cordial relationship with all the post-communist countries. The strongest relation of India is still with Russia. बेटा वो कंट्रीज जो कि अब कम्युनिस्ट कंट्रीज नहीं रही हैं, वो पहले जो थी उनके बेसिकली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, अगर हम इंडिया की बात करेंगे बेटा, इंडिया ने काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं. किसके साथ में, अभी भी रशिया के साथ में हमारे रिलेशंस जो है ना वो वैसे भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहे. ठीक है, इंडो रशियन रिलेशन आर एम्बेडेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन. भैया भरोसा है इंडिया को भी रशिया पे, रशिया को भी इंडिया पे. तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे भी और म्यूचुअल ट्रस्ट पे भी क्या है, ये बिल्ड है. ठीक है, इंडो रशियन रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. बोथ द कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. दोनों कंट्रीज क्या विजन रखती है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए भैया, ना ही बाइपोलर, ना ही हमारा यूनिपोलर, मल्टीपोलर होना चाहिए. ऐसा नहीं किसी एक का डोमिनेंस. अच्छा, हाँ कि कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि यूएस जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड है. ये चैप्टर 3 का है बेटा, हम उसमें आए नहीं अभी. हाँ, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, पता है बहुत अच्छे से बताया यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड का हमने बहुत अच्छे से बना के लिख दिया था ना. हाँ बस ठीक है, अच्छे से आंसर. ठीक है. तो इंडो रशियन जो रिलेशंस है ना बेसिकली बेटा किस पे बेस्ड है, हमने देखा था म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड है. और हमने क्या देखा था कि ना अब इन दोनों का सेम विजन क्या है कि क्या होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, ना ही कोई यूनिपोलर वर्ल्ड, ना ही कोई बाइपोलर
बाइपोलर वर्ल्ड, क्या आना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। हाँ, ट्रू। India got benefits from Russia over issues like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China. यार देखो, रशिया है तो वैसे अच्छा, ठीक है, इंडिया की हेल्प भी तो करता है, कोऑर्डिनेशन में भी तो अच्छा काम कर रहा है वो, तो चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। बेटा चाइना रिलेशन वाले में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना से पहले रिलेशन अच्छे थे बट कुछ हो गया था बॉर्डर पे, हाँ वो वजह से हाँ तिब्बतिन इशू होता था, दलाई लामा वाला, वो हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच बता रही हूँ, निहायत ही इंटरेस्टिंग बुक है हमारी इंडियन बुक। ये तो फिर भी अच्छी है, बट as what I think वो ऐसा है कि लेकिन उसके बाद वाला चैप्टर जो हेजेमनी वाला कट हो वो कट हो गया, उसमें कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कश्मीर में भी, एनर्जी सप्लाईज के अंदर में भी, और सेंट्रल एशियन के साथ में एक्सेस करने में भी, और चाइना से रिलेशन को भी मेंटेन करने में किसने हेल्प करी है, हमारी भारत दा प्यारा रशिया। उसके बाद में रशियन स्टैंड to benefit from the relationship because India is the second largest arms market for Russia. Both of the countries. So, बेटा हम किस में थे, हम इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रिलेशंस पे थे। तो हमने ये देखा था कि कश्मीर इशू के अंदर में और चाइना के साथ में भी रिलेशंस को मेंटेन करने में और एनर्जी सप्लाईज में भी क्या करता है रशिया, जो है हमारी इंडिया को बेनिफिट होता है बेसिकली। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिकॉज अब क्या है, रशिया जो है इंडिया के लिए स्टैंड इसलिए भी रहता है बेटा क्योंकि जो इंडिया है ना सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है, मतलब कि सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आर्म जो खरीदता है ना वो हमारा इंडिया खरीदता है सेकंड नंबर पे, ठीक है। बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम भी करा है। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में साइन हो रखे हैं, जिसको आप इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 में, मतलब कब साइन हुए हैं, 2001 के अंदर में साइन हुए हैं, ठीक है। रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड असिस्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल द क्रायोजेनिक रॉकेट विद इंडिया। अब इंडिया क्या करता है और रशिया क्या करता है, एक दूसरे को हेल्प भी करता है, और जैसे कि हमारा रशिया ने जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के अंदर में भी इंडिया की हेल्प करी है, और एक हमें क्रायोजेनिक रॉकेट भी प्रोवाइड करा है जब इंडिया को नीड थी। तो द चैप्टर एंड्स हियर, जैसे कि हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, यू कैन